एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप मुझसे पूछें क्या है कि जो आपको आईएएस बना सकती है, तो मैं कहूँगा वो है आंसर राइटिंग। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं और वो है आंसर राइटिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंसर राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए आंसर लिखते वक्त ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग की, तो मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गारंटी सिलेक्शन इन द सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विस में अगर आपको सिलेक्शन करना है और आईएएस बनना है तो आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या है, मेंस तो क्या है आपका सबसे ज़्यादा वेटेज मेंस को दिया है। तो प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है, फिर आता है आपका मेंस। तो मेंस का वेटेज है 1750, यानी कि 1750 मार्क्स आपके जो है वो मेंस के हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू का है 275, यानी कि 275 मार्क्स। तो इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया है वो किसको दिया है, मेंस को दिया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी अगर आंसर राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, मेंस में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपका कि आप मेंस क्वालिफाई करो अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आईएएस बना सकती है वो है मेंस आंसर राइटिंग। अब इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, तो अब उन्हें क्या लगता है कि इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया फिर हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया किसी कारण से, तो आपको अपना अब मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और उसमें भी क्योंकि आपने प्रीलिम्स का पढ़ा है, कंटेंट आपका डेवलप हो गया है, आप मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए अपनी जनरल स्टडीज़ की, ऑप्शनल की और एसए की। तो उसमें ठीक है आप अपना मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होएगा आपको कि जो भी आपका आने वाला टाइम है वो आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। कि जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया वो तो मेंस लिखेंगे, तो आप भी समझो कि आप भी मेंस लिख रहे हो। अब आने वाले 2-2.5 महीने जो भी हैं उनमें आप बिल्कुल ऐसे रहो कि आप भी मेंस लिख रहे हो और अपनी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जीएस की, एसए की और ऑप्शनल की। तो उसमें जो शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करोगे और टेस्ट लिखोगे रेगुलरली, तो आपका जो टाइम है 2.5-3 महीने का वो अच्छे से यूटिलाइज होगा। क्योंकि आपके पास क्या है, एक गोल है, ठीक है, एक टारगेट है, आपको वो अचीव करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका आंसर राइटिंग से बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। नहीं तो क्या होता है आपके पास कुछ टारगेट ही नहीं होता इस हफ्ते का या 15 दिन का, तो आप कुछ भी पढ़ते रहते हैं रैंडम और आपका कवर भी, सिलेबस भी कवर नहीं होता है। तो इससे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, इवन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपका क्या होगा, इट लीड्स टू योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कवरेज एंड रिवीजन ऑफ द सिलेबस। जो कुछ आपका टॉपिक छूट गया मान लो प्रीलिम्स के टाइम, वो आने वाले जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपका सिलेबस आएगा कि आपको ये इसका टेस्ट होएगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। और जो चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनको आप रिवाइज कर लोगे। उसके बाद है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखो आंसर राइटिंग अगर आप देखोगे पहले क्वेश्चंस कम आते थे, अब आंसर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, काफ़ी लिखना पड़ता है आपको। तो एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना पेपर पूरा कर पाओ सही तरीके से। तो एक पेपर को मैनेज करने की जो ट्रिक है ना वो भी आपको आंसर राइटिंग से आती है। तो ये अगर आप उस टाइम मेंस के टाइम, नेक्स्ट टाइम मान लो आपका इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, उस टाइम आप डायरेक्ट करोगे तो उस टाइम क्या होता है, आप काफ़ी थोड़े टाइम हमारे पास कम होता है तो हम उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते। अगर एक बार अभी कर ले, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है तब एक बार अभी कर ले हम और एक बार बाद में करें, तो हमारी इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है मार्क्स अचीव करने में। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाए प्रीलिम्स उन्हें भी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जैसे कि जो बच्चे मेन सीख रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल। और जो मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए इस बार, ठीक है, इस बार मेंस लिख रहे हैं तो उन्हें तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो उसके क्या है, उसके फायदे क्या होंगे, एक तो आप उससे टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर ये आप सीखते हो कि आप एक बार क्या होता है अगर आपने पढ़ लिया, काफ़ी सारा पढ़ लिया, आपको कंटेंट मैनेज करना ही नहीं आ रहा है, एक आंसर में आप ज़्यादा लिख रहे हो, किसी में कम लिख रहे हो, ठीक है, किसी में स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, तो जो टाइम आपका कभी पेपर छूट रहा है, तो एक टाइमली पेपर को कंप्लीट करने का जो तरीका है ना वो आप किस में सीखते हो, आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो मेंस की, उससे सीखते हो। उसके बाद आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर पाते हो, रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, जो भी आपने डायग्राम्स, डेटा के एक नोट्स बनाए, ऐसा ना हो कि नोट्स वो रखे रह जाएं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आंसर्स में लिखोगे, तभी आप एग्जाम में उनको लिख पाओगे। तो जो भी आपके नोट्स है, डायग्राम्स है, उनकी आप क्या करते हो, एक प्रैक्टिस कर लेते हो आंसर राइटिंग के थ्रू। और एक एग्जाम का एक फियर है वो भी कम हो जाता है
एक तो आप सीधा जाके एग्जाम में लिखो, जो आपका मेन एग्जाम है उस दिन पेपर लिखो, और एक उससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है आंसर राइटिंग, तो आपकी जो छोटी मोटी गलती है वो आपकी यहीं कर लोगे आप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर ही। तो मेंस में आपके जो फाइनल मेन एग्जाम है उसमें चांसेस कम है कि आपकी गलतियां कम होगी, ठीक है। और एक एग्जाम का फियर होता है कि एक पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो वो सारी चीज़ें जो एग्जाम फियर है वो आपका क्या हो जाए, कम हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो। और एक होता है नॉट गिविंग अप एटीट्यूड। देखो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको पेपर तो पूरा करना है, कोशिश करना है कि आप पेपर पूरा करो। तो जो 3 घंटे हैं उसके लास्ट मिनट तक भी आपका पेन चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो जो 3 घंटे एग्जाम है इसमें नॉट गिविंग अप एटीट्यूड वो आप यहीं प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक लिखता रहूँगा, ठीक है, ताकि जितने मार्क्स हो सके उतने मार्क्स मैं फैच कर सकूँ। तो ये एटीट्यूड भी आपका डेवलप होता है अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। तो काफ़ी फायदे हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, ठीक है, इसलिए मैं आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है, यही आपको आईएएस भी बना सकता है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें आंसर अपने लिखने चाहिए ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ। तो हाई मार्क्स स्कोरिंग स्ट्रेटेजी की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये आपको अपना पेपर पूरा करना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, नीड टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ आंसर। तो आपको क्या करना है, अपना पेपर पूरा करना है। इसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने अगर हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, और अगर आप उसमें 2-2 मार्क्स भी लेके आते, अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आते, तो आपके मानो हर क्वेश्चन में 4-4 8, और ऐसे ही आपके 4 पेपर में आपने छोड़ दिए, ठीक है। तो 4 4 16 मार्क्स तो आपके वैसे ही कम हो गए। और मेंस में तो आप देखोगे 1-1 2-2 मार्क्स से लिस्ट से बाहर भी हो जाते हैं, ठीक है, या सर्विसेज जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाती है। तो हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगा आपको कि आप अपना पेपर पूरा कोशिश करें। कहीं ना कहीं जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उसमें ब्लाइंड गैस तो मैं नहीं कहूँगा मारो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको एक आइडिया होता है उस क्वेश्चन के बारे में, तो उसके बारे में आप जरूर कुछ ना कुछ लिख के आओ, ठीक है, ताकि आपका पेपर आपको पूरा करना है। और इसके अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो उसको आपको तरीका आता है कि हाँ भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं 7 मिनट में पूरा करूँगा, और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको मैं 11 मिनट में पूरा करूँगा। तो ऐसे आपका टाइम बाउंड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं 7 मिनट में फटाफट अपना क्वेश्चन पूरा कर लूँगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया तो दूसरे क्वेश्चन का आपका कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसलिए जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, पेपर पूरा करने का तरीका है, ये आप टेस्ट सीरीज से सीखते हो। उसके बाद है आप क्या अपना आंसर को स्ट्रक्चर करना सीखते हो, ठीक है। अब होता क्या है, अब ये नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया या सीधा बॉडी कर ली, कंक्लूजन नहीं लिखा। आपको इंश्योर करना है कि आप अपने 20 के 20 जो क्वेश्चन है ना उनमें तीनों चीज़ें लिखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपको एग्जामिनर को फील देता है कि आप बंदे ने ना आंसर को कंप्लीट किया है, अधूरा छोड़ के नहीं भागा है वो। तो क्या है, ये आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप अपने आंसर को कंप्लीट करें। तो ये सब चीज़ें आप किसमें सीखते हो, आंसर राइटिंग करते वक्त, कि आप इंट्रोडक्शन लिखें, बॉडी लिखें, कंक्लूजन लिखें हर एक क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है, ठीक है, तो आपको ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको आपका अपना पेपर पूरा करना है, फिर आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। इन सब चीज़ों से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ढंग से पढ़ना है, और जो पूछा गया है उसी के बारे में आंसर करना है। अगर मान लो कोई एनजीओ का क्वेश्चन है तो ये नहीं है कि जो आपको आता है एनजीओ के बारे में आपने वो लिख दिया, बल्कि आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपको जो आता है और जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, अगर आपने वो लिखा तो आपको बिलो एवरेज मार्क्स मिलेंगे और चांसेस कम है कि आप सिलेक्ट हो पाओ, ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको खाली छोड़ने के बजाय तो आप कुछ ना कुछ लिख दो। लेकिन जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जिनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उनमें आप वही लिखें जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। एड्रेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आता है, व्हाट, हाउ, इम्पैक्ट, 3-4 चीज़ें पूछी होती है, आप कोई ना कोई पार्ट क्या होता है मिस कर देते हो। आपको कोशिश करनी है कि आप जितने भी पार्ट्स पूछे गए हैं, अगर आप उन्हीं सारे पार्ट्स को एड्रेस करो। मान लो अगर आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें 4 पार्ट पूछे गए हैं और आपने 3 पार्ट्स ही एड्रेस किए हैं, एक पार्ट आपने छोड़ दिया है, तो अब आपके मार्क्स 10 में से नहीं आएंगे, 7.5 में से काउंट होंगे, ठीक है। तो यही होता है कि आप सारे पार्ट अगर आप एड्रेस करोगे तो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स हायर लेवल पे आते हैं। तो ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। पेपर को पूरा करना है, अपने आंसर को कंप्लीट करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों चीज़ें लिख के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, और जो पूछा गया है वो उसी को आंसर करना है, ठीक है। और सारे पार्ट्स को एड्रेस करना गया है, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा गया है सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है। उसके बाद देखें तो आपको अपने आंसर में सब हेडिंग जरूर लिखनी है, ठीक है। तो यूज सब हेडिंग्स एंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। और वो सब हेडिंग कैसी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में से ही वर्ड्स पिक कर रहे हो। तो इससे एग्जामिनर को क्या फील होता है कि जो कैंडिडेट है
उसी ने वही एड्रेस किया है अपने आंसर में जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यूज सब हेडिंग एंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, एग्जामिनर गेट द फील दैट यू हैव एड्रेस्ड ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और अगर वो सब हेडिंग में सारे देख लेगा कि हाँ भाई 4 सब हेडिंग है और क्वेश्चन वाली सब हेडिंग है, तो इसका मतलब चारों उसने बंदे ने या कैंडिडेट ने चारों पार्ट एड्रेस किए, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल देखो, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स भी पूछा गया और उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया। तो आपको मेथड्स भी लिखने हैं और उनकी इफेक्टिवनेस को भी एनालाइज करना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, फिर बॉडी में वही वर्ड लिखो, मेथड यूज्ड बाय फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, और अगला लिखो इफेक्टिवनेस। तो ऐसे करके आप अपने क्या करो, सब हेडिंग्स डालो और वही सब हेडिंग डालो जो क्वेश्चन की वर्डिंग से रिलेटेड हो, और लास्ट में फिर कंक्लूजन देके अपने आंसर को कंप्लीट करो। तो ये एक तरीका है आंसर लिखने का। उसके बाद देखो, काफ़ी टॉपर्स का जो व्यू है वो ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे, चांसेस है आपको बाकी के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। अब ये नहीं कि आप इररेलेवेंट पॉइंट लिख दो, पॉइंट रेलिवेंट ही होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक बंदा अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिख रहा है और एक बंदा 7 पॉइंट लिख रहा है, ठीक है, और रेलिवेंट पॉइंट, तो ज़्यादा मार्क्स आने के ज़्यादा चांस है। तो आलस नहीं करना है, पेपर पेन चलता रहना चाहिए, रेलिवेंट पॉइंट जितने हो सकते हैं उतने ज़्यादा लिखो, सारे पार्ट्स एड्रेस करो। मान लो 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में अगर 4-4 पॉइंट भी आपने लिख दिए तो आपके 12 पॉइंट्स हो जाते हैं उस क्वेश्चन। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 12 पॉइंट आ गए, तो कहीं ना कहीं आपका अगर पॉइंट्स रेलिवेंट है तो ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। तो राइट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स, ठीक है, दैट इज ऐड मोर रेलिवेंट पॉइंट्स, इट विल गिव यू मोर मार्क्स। अब गिव अ टच ऑफ करंट कॉन्टेक्स्ट टू योर आंसर। कोई क्वेश्चन आया, अगर आप कहीं ना कहीं आपने कोई करंट का डेटा है उससे रिलेटेड, कोई करंट का एग्जाम्पल है, तो ठीक है, या करंट में कोई इवेंट हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको जरूर ऐड करो, या तो इंट्रोडक्शन में या साइड में बॉक्स बनाकर। तो एग्जामिनर को लगता है कि जो कैंडिडेट है वो करंट की जो इवेंट्स है उनसे भी क्या अपडेटेड है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे कंपेरेटिव टू उस कैंडिडेट जिसने करंट का कॉन्टेक्स्ट टच नहीं किया है। तो आप कोशिश करो अपने आंसर में करंट का टच दो। हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। देखो काफ़ी टाइम देखा गया कि काफ़ी आप देखते हो ये कैंडिडेट है, काफ़ी पढ़ता है, काफ़ी उसको आंसर्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि उसकी हैंड राइटिंग जो है ना बिल्कुल लेजिबल नहीं थी। ठीक है, तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको काफ़ी नॉलेज है पर आप एग्जामिनर को समझा ही नहीं पा रहे हो या उसको समझ ही नहीं आ रहा है जो आपने लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कम आते हैं और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इन कारण के कारण कि जैसे हैंड राइटिंग होगी, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर नहीं किया अपने आंसर, इन कारण आपका सिलेक्शन ना रुके, इसलिए आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, पर एटलीस्ट जो आपने लिखा है वो कम से कम एग्जामिनर को समझ तो आए। ठीक है, तो हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल। प्रेफर पॉइंट फॉर्मेट टू राइट आंसर, इट विल बी इट लुक्स लेजिबल, ठीक है, इट एंड एबल टू यू एबल टू गेट इट विल एबल टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन। अब देखो लिखने को तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में लिख सकते हैं, तो सिलेक्शन दोनों से होता है कि जो कैंडिडेट पॉइंट्स में लिख रहा है और पैराग्राफ में लिख रहा है, सिलेक्शन दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ज़्यादा क्वेश्चंस में, ठीक है, उनमें आप क्या करो, पॉइंट फॉर्मेट यूज़ करो। पॉइंट फॉर्मेट का फायदा क्या होता है कि जो आपका आंसर है वो लेजिबल बनता है, ईजी टू रीड होता है, प्लस आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हो एग्जामिनर को। इसलिए मैं कहूँगा कि पॉइंट फॉर्मेट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने पॉइंट फॉर्म्स में लिखें। उसके बाद अंडरलाइन कीवर्ड्स। अब जो जो आपके क्वेश्चन में आंसर में कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करें ताकि एग्जामिनर की आईज उन पे जाए और आपको कीवर्ड्स के हिसाब से आपके क्या करें, मार्क्स बढ़े। राइट कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक इन द आंसर, एग्जामिनर विल सर्च फॉर इट। एक्चुअली होता क्या है, हर एक टॉपिक होता है, ठीक है, जैसे जीडीपी हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया उनके कीवर्ड्स होते हैं, तो आप ध्यान रखो उन कीवर्ड्स को जरूर डालो। एग्जामिनर क्या होता है, उन कीवर्ड्स को देखता है, और अगर उसको कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील आती है उसको, ठीक है, और आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन लिख रहे हो तो वो देख रहा होगा कि वॉलंटरी एसोसिएशन, ये वर्ड जरूर आना चाहिए, ये इस डेफिनेशन का कीवर्ड है। तो जो भी डेफिनेशन है या जो भी आप लिख रहे हो, आप ठीक है अपने क्वेश्चन को का आंसर कर रहे हो, उसमें कीवर्ड जरूर डालें जो उस टॉपिक से रिलेटेड है। और आंसर लिखते वक्त आप कमेटीज, रिपोर्ट्स, डिग्नेटरीज, ऑर्गेनाइजेशन, इनको कोट करें अपने आंसर में। ठीक है, जहाँ पे आपके व्यूज़ ना पूछे गए हो, ठीक है, उनको वो बात छोड़ दो। जहाँ पे आपके व्यूज़ पूछे गए हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके व्यूज़ नहीं पूछे गए, जनरल क्वेश्चन है, उनमें आप कोशिश करो कि अपना आंसर आप लिखो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू WHO सेकेंड ARC रिपोर्ट, ठीक है, या टेबल बना के लिख दो सोर्स इकोनॉमिक सर्वे, या कैग रिपोर्ट, या PM ऑफ इंडिया हैज़ रिक्वेस्टेड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ सेड। तो कोशिश करो कि आप अपने व्यूज़ ना लिख के, ठीक है, व्यूज़ भले ही आपके हों, ठीक है, या कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे, तो
तो अगर आप ऑथेंटिक सोर्स आप उनको ऐड कर रहे हो कि ये इसने कहा है या इस रिपोर्ट से चीज़ आई है, तो आपके जो आंसर की ऑथेंटिसिटी वो बढ़ती है और आपके मार्क्स के चांस जो है, आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कोट करें अपने आंसर में, कमिटीज़ को, रिपोर्ट्स को, डिग्निटरीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, डोंट डिस्क्रिमिनेट अमंग क्वेश्चंस। ये इवन ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, लेकिन मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और जो इसके कारण क्या होता है, हमारे कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, और जो क्वेश्चन हमें कम आते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कम टाइम दे पाते हैं उनको, और वो मैनेज हो ही नहीं पाते हमसे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए लगभग हम इक्वल टाइम, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 7 मिनट और 15 मार्क्स के क्वेश्चन को 11 मिनट दे जनरल स्टडीज़ के अंदर। उससे क्या होएगा आपका, आप जो क्वेश्चन आता है आपको उसको आप फटाफट कर लोगे, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने से भी आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, आपने अगर सारे पॉइंट एड्रेस किए हैं तब भी आपके मार्क्स मान लो 10 में से आपके 6 मार्क्स आ गए। ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा लिखा तो 7 आ जाएंगे, 1 मार्क्स आ जाएंगे, और यहीं आपने 5 मिनट लगाई उसको 1 नंबर लाने में, और वही 5 मिनट अगर आप ऐसा क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल छोड़ के आने वाले थे और वहाँ पे अगर आपको 3 नंबर मिल गए उसमें से 10 में से, तो यही ऐसे जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला देगा आपको। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें उन क्वेश्चंस में जो आपको आते हैं और जो नहीं आते हैं। कोशिश करें लगभग सबको इक्वल टाइम दें, ताकि आपके मार्क्स क्या है, एक इक्वल तरीके से सब में आए मार्क्स आपके, और ओवरऑल आपके मार्क्स ज़्यादा आए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। ठीक है, और यूज़फुल कंटेंट